आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हमारे हर रोज 50 प्रश्न करने की सीरीज में हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज से हम 5वें सेट की शुरुआत करेंगे। तो 5वें सेट का जो पहला प्रश्न बोल रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक जानते होंगे आप। दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल है, पास्कल। ठीक है। दाब की अगर बात करेगा तो दाब का जो फॉर्मूला होता है, दाब बराबर जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा उसका। और माने कि पास्कल नहीं देकर अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर देता तो ये भी इसका आंसर हो जाता। ठीक। बाकी किलोग्राम आप जानते हैं द्रव्यमान का है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का है, न्यूटन बल का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। प्रश्न करेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, एक सेकंड, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। प्रश्न करेगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक। इतना कर लेंगे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। प्रश्न करेगा प्रश्न करेगा कि संविधान सभा का आखिर कब हुआ था। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित होती है। देखिए, कागज उद्योग से जो है गंगा नदी प्रदूषित होती है, गंगा नदी। कागज उद्योग से गंगा नदी प्रदूषित होती है, ये तो ठीक है। बाकी देखेंगे, देखिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, जानते होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। ठीक है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है बिहार से सटा नहीं है। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार की जो है उत्तर में नेपाल है। अगर बिहार की बात करें तो उत्तर में जो है नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा हुआ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ नहीं सटा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध जो है सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है, रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक। बात रहा मछली पालन का, तो मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। ठीक। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है। प्रश्न आएगा कि नींबू और संतरा में क्या होता है। तो नींबू और संतरा में होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। अगर माने कि प्रश्न आएगा कि एसिटिक एसिड किसमें पाया, तो एसिटिक एसिड जो है एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में। ठीक। अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए, ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है, दूरी। ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, मोहनजोदड़ो एक सिंधु सभ्यता का एक नगर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ का बात करेंगे तो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। देखिए, बात रहा मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो को जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। एक सेकंड। पाकिस्तान के सिंध प्रांत
कि लड़काना जिले में, ठीक है। बात करेगा खोज की, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। देखिए भारत और सेशल्स के बीच जो है युद्ध होता है, लामितीय। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखिए रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपको पता होगा कि पीएच स्केल पर वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा, ठीक है। प्रश्न करेगा नींबू के बारे में, तो नींबू का जो होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू का 2.2 होता है, ठीक है। बात करेगा सिरका का, सिरका का प्रश्न करें तो 2.4 होता है, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी है। दूध का 6.4 होता है, लार का 6.5 होता है, रक्त का 7.4 बताए ही। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए रंपा विद्रोह जो है, रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था और 1924 में समाप्त हुआ था। बात करेगा नेतृत्व की, तो नेतृत्व जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने, ठीक। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को, इस प्रश्न को करेंगे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो, देखिए अगर माने कि उसके उद्गम की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत से, ठीक है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट एक मानसरोवर झील है। वहीं पे एक चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर है। चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। और वहां से निकलने के बाद जो है तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। फिर जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। देखिए तिब्बत में इसको बोले क्या, सांगपो, सांगपो, ठीक। आगे जब अरुणाचल प्रदेश में आया तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग। फिर जब असम में आता है ना, जब असम में आता है तो असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक। असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और जब ये जो है उसके बाद जो है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा जमुना, यमुना नहीं जमुना। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा भारत जो है सबसे पहले, देखिए वास्को डी गामा भारत 3 बार आया है, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो है 1498 में आया है। आपको पता होगा कि पहली जो यूरोपीय कंपनी भारत आई थी वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, ठीक है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। एक बार 1498 में आए, उसके बाद आए वो 1502 में, 1502 में आए सेकेंड बार, और उसके बाद तीसरा बार वो आए 1524 में, 1524 में, ठीक है। और यहीं पर उनका मृत्यु भी हो गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण की बात कर रहा है। इसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। फर्डिनेंड की हत्या, यही इसका था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, तो 1914 में हुआ था, ठीक है। 1914 से 1918 तक चला था। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करेगा तो 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। देखिए होता क्या है कि जब हमारा शरीर काफी अधिक समय तक या फिर काफी अधिक देर तक काम करता है तो ऑक्सीजन क्या है कि हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाता, हर एक अंग और अंग तंत्र तक ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाता जब शरीर बहुत देर तक काम करता है। तो जब बहुत देर तक काम किया, कहीं जो हर जगह ऑक्सीजन जो नहीं पहुंच पाता है, तो जो संचित ऊर्जा होता है, ठीक है, संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वो संचित ऊर्जा जो है
जब संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ना, तो वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। और यही लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में थकान उत्पन्न करते हैं, इससे हमको थका हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक। अगला प्रश्न है कि पौधों की कोशिकाओं में तुर्षता और कठोरता का कारण क्या है? देखिए, पौधों के कोशिकाओं में तुर तुर्षता और कठोरता का कारण जो है कोशिका भित्ति। आपको पता होगा कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति जीव कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? देखिए, आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करें तो इसको लेकर जो है हमारे इतिहास में काफी विवाद रहा है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार इसको लेकर अलग अलग तर्क देते हैं। अगर बात करें आर्यों के मूल निवास की, तो दयानंद सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल स्थान तिब्बत बताते हैं। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जो थे, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास आर्यों का मूल स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र बताते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र। इसी तरह से अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। ठीक है, लेकिन एक विद्वान हुए प्रोफेसर मैक्स मुलर, एक इतिहासकार हुए प्रोफेसर मैक्स मुलर। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, और इस बात से लगभग लगभग सारे इतिहासकार संतुष्ट थे। तो इसी को मान लिया गया कि आर्यों का मूल निवास जो है एशिया है। ठीक है, प्रश्न करेगा कि दयानंद सरस्वती के हिसाब से आर्यों का मूल निवास क्या है, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। मानिए प्रश्न करता है कि अविनाश चंद्र दास के हिसाब से आर्यों का मूल निवास क्या था, तो फिर इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पर पूछा है, तो जो प्रोफेसर मैक्स मुलर हुए उनके मत को जो है अधिकतर विद्वानों ने उससे सहमति जताई। यही कारण था कि मध्य एशिया को ही आर्यों का मूल निवास मान लिया गया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? देखिए, दिल्ली का जामा मस्जिद की बात कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। देखिए, बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां का जो शासनकाल था ना, उसको मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब उसके समय जो है स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष, मतलब अपने जो है शीर्ष पे था। बहुत बहुत अच्छा उसमें वो काम कर रहा था, उसका शासनकाल अच्छा था, इसलिए उसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, देखिए, शाहजहां के बचपन का नाम जो था खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, खुर्रम था। ठीक, और शाहजहां ने सिर्फ जामा मस्जिद ही नहीं, बल्कि अगर बात करें तो शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया है। ठीक है, लाल किला ही बनवाया है। दीवाने आम, दीवाने खास सभी उन्होंने, सब जो है शाहजहां ने ही बनवाया है। ठीक, होता क्या है कि शाहजहां का विवाह जो है 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में मुमताज महल से हो जाता है। ठीक है, देखिए, मुमताज महल का असली नाम जो था कुछ और था, शायद अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम उसकी पत्नी का नाम था। अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, और मुमताज महल के ही नाम पे जो है उन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक, अगला प्रश्न है, इसका आंसर मारे थे? ठीक, हाँ, चलिए आंसर मारे थे। एक सेकंड। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था, प्रजापति को मिला था। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? देखिए, कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, देखिए, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था ना, तो उसके लेकर अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग नेताओं का अलग अलग मत था। ठीक है, इसमें जो है बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, मतलब उनकी आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस की आलोचना। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय उसके स्थापना को लेकर काफी जो नेता थे, विद्वान थे, उसने आलोचना भी की थी, कुछ ने समर्थन भी किया था। तो इसी के आलोचना में जो है अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है, और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष इस बात को बोलते हैं। लाला लाजपत राय बोलते हैं कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कहते हैं लाला लाजपत राय। और अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन केवल 3 दिन का तमाशा है। होता क्या था कि पूरे वर्ष में एक बार सम्मेलन होता था 3 दिन के लिए। तो इसी चीज की आलोचना की अश्विनी कुमार दत्त, बोले कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बात बोल रहा है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 दिसंबर को।
अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात कर रहा है। देखिए, राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार होता है, जो उसको क्षमादान, बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं, उसी विशेषाधिकार में जो क्षमादान शक्ति भी होता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी दोषी को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्षमा 5 प्रकार से करते हैं: लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा, ठीक है। लघुकरण में क्या होता है कि क्षमा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे माने कि किसी को मृत्युदंड हुआ है, उसको हम कारावास में परिवर्तित कर दिए, इसको बोलेंगे लघुकरण। ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। एक होता है परिहार। परिहार में क्या होता है कि सजा की मात्रा को बदल दिया है। तो माने किसी को 10 वर्ष की सजा मिली है, तो उसको घटा के फिर 4 वर्ष कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं परिहार। एक होता है विराम। विराम का होता है कि विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई दिव्यांगत हो, या फिर कोई अगर माने कोई अगर महिला को सजा मिला है और वो गर्भावस्था का धारण की हुई है, तो उसके सजा को रोक दिया जाता है, इसको विराम बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है, किसी भी दंड को जो कुछ समय के लिए टाला जाता है। होता क्या है कि माने किसी को फांसी का सजा हुआ है, अब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसकी किसी भी विशेष परिस्थिति में, अब उसको राष्ट्रपति को लगा कि इसकी सजा को कुछ दिन के लिए टालना चाहिए, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को टाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो होता है क्षमा। क्षमा कहने का अर्थ है कि चाहे कुछ भी सजा हो, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे फिर कारावास हो, कुछ भी हो, राष्ट्रपति चाहे तो उसके सजा को पूर्णतः समाप्त कर सकता है, यानी कि उसको क्षमा कर सकता है। तो इन 5 प्रकार से जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। और इन सभी की चर्चा जो है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की चर्चा जो है, आर्टिकल 72 में है, अनुच्छेद 72 में, ठीक है। और 356 में राष्ट्रपति शासन है। 52 में तो राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस में वायुसेना के परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन थी। तो गणतंत्र दिवस में जो है वायुसेना के परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट जो है भावना कंठ थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। देखिए, बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है और कौन सी नदी नहीं बहती है। देखिए, बात करें कोसी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार में बहती ही है। गंगा बिल्कुल बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जैसा पहले ही बताए थे हम। बक्सर, भोजपुर, आगे बताए थे पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। सोन जो है, सोन भी बहती है, बिहार में बिल्कुल बहती है, जो यहाँ पे आके दानापुर के समय पर गंगा से मिलती है। रामगंगा नहीं बहती है। देखिए, रामगंगा क्या है कि उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और उसका उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में आकर बिजनौर के समीप जो है गंगा से मिल जाती है। बिजनौर के जिले के पास जो उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि देखिए, पिछला प्रश्न अगर माने कि गंगा के सहायक नदी के, देखिए रामगंगा भी जो है ना गंगा के सहायक नदी है, बिल्कुल है। देखिए, गंगा की अगर बाएं तट से अगर सहायक नदी की बात करेंगे, बाएं तट से, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये ठीक है। और अगर माने कि दाएं दाएं तरफ से बात करेगा, तो दाएं तरफ से हो जाएगा, दाएं तरफ से यमुना और सोन, ये 2 गंगा की सहायक नदी, ठीक। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करेगा तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी, हम्पी में, ठीक है। माने कि प्रश्न करेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, स्थापना 1336 में होता है, स्थापना 1336। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया। जैसा आपको पता होगा कि जापान के हिरोशिमा पर जो उसके जापान में जो है अमेरिका के द्वारा 2 बार परमाणु बम गिराया गया, एक बार हिरोशिमा पर और एक बार नागासाकी पर, ठीक है। तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, ठीक है। और इस बम का नाम जो है लिटिल बॉय था। क्या नाम था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक। और उसके बाद जो है, देखिए इसी जो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था ना, ये यूरेनियम 235 से बना हुआ था, यूरेनियम 235 से बना हुआ था, ठीक है। और फिर आगे चलकर उसी के 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया जाता है, नागासाकी पर। और इसका इसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन सेंटर बोर्ड, इसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन सेंटर बोर्ड। और उस समय जो है, और ये जो है यूरेनियम 239 से बना हुआ बम, परमाणु बम था, यूरेनियम 239 से, ठीक है। हिरोशिमा पर जो गिरा वो यूरेनियम 235 थे, और जो नागासाकी पर गिरा वो यूरेनियम 239 से बना हुआ था। अगला प्रश्न है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जाट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है, बिहार का।
अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? देखिए, गुलामगिरी जो है मराठी भाषा में लिखी गई है। मराठी भाषा में। लिखा किसने है? तो लेखक जो है ज्योतिबा फुले। सॉरी, हाँ बिल्कुल, ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा फुले इसकी लेखक। ठीक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, वन अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है, तो वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून में स्थित है, देहरादून में। और इसकी स्थापना की बात करेगा तो इसकी स्थापना जो है 1878 में, 1878 में की गई थी। प्रश्न कर रहा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है अभी 2025 की बात करें तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिन संत पांडे, तुहिन संत पांडे हैं। प्रश्न है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? देखिए, ये प्रश्न जो है लगभग लगभग हर एक सेट में रिपीट होता है। ठीक है, इस प्रश्न का डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं कि निर्वात में बोल रहा है कि ध्वनि का गति कितना होता है। अब अजय सबको बताएं कि होश में जो है, होश में ध्वनि का गति सर्वाधिक होता है, होश में सर्वाधिक होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है, और निर्वात में होता ही नहीं है। निर्वात में जो है ध्वनि गमन कर ही नहीं सकती है। तो प्रश्न कर रहा है कि निर्वात में ध्वनि का गति कितना होता है? 0 मीटर पर सेकंड। होता ही नहीं था, 0 मीटर पर सेकंड। प्रश्न है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो है, और धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, 110 में। बात करेंगे 112 की, 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। याद रखें कि बजट शब्द का प्रयोग जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 में जो है, एक सेकंड, वार्षिक वित्तीय विवरण, समझ आइएगा आप। ठीक। 123 में जो है, अब बात करें 123 की, तो इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश बुलाने की शक्ति है 123 में। ठीक है, और 117 में जो है वित्त विधेयक के बारे में संबंध है, वित्त विधेयक के बारे में उपबंध है, वित्त विधेयक के बारे में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न है कि अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो अमृतसर के संस्थापक जो थे गुरु रामदास थे। अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अगला प्रश्न है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो चांद पर सबसे पहला कदम जो है नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। और कब गए थे? कब गए थे? तो 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को। ठीक। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव है, नंद किशोर यादव। ठीक है। बात करेगा राज्यपाल की, तो बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक। प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बक्सर का युद्ध जो है 1764। हाँ ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। डेट पूछेगा तो 22 अक्टूबर बता देंगे, 22 अक्टूबर। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के जो भारत के संयुक्त सेना और ब्रिटिश के और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ठीक है। इसमें जो है अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व जो कर रहे थे हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक है। और इधर से जो है, इधर से अगर बात करें सेना के नेतृत्व की, तो भारत की तरफ से सेना का नेतृत्व गुरगिन खां कर रहे थे। ठीक है। इसमें जीत जो है अंग्रेजों की हुई थी, और ये जो भारत की संयुक्त सेना जो है उसकी हार हो गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक। बात करेगा मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, पन्ना है, पेंच है,
बांधवगढ़, कूनो, सतपुड़ा, ये सब राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा है। राजस्थान का बात करेगा तो केवला देव है, रणथंभौर है, सरिस्का है घना, ठीक है। अब गुजरात में बात करें तो गुजरात में गिर, मरीन, ब्लैक बक, ऐसे गल्फ, ऐसे और बहुत कुछ है, ठीक है। प्रश्न है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? ठीक है। इसमें बोल रहा है कि फुर्तीला का सही वर्तनी, बोल रहा है कि फुर्तीला को सही से लिखने के लिए, फुर्तीला जो लिखा है उसको सही से कैसे लिखा जाएगा, वो गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो फुर्तीला का सही वर्तनी, फुर्तीला ऐसे नहीं, फुर्तीला ऐसे लिखाता है, सी, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है? साधारण सा बात है। अब सल्फर का जो है 16 है, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस 15। मानिए कि इसका द्रव्यमान का बात करता है तो सल्फर सल्फर का हो जाएगा 32, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14, फास्फोरस का 31। अगला प्रश्न है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए सुवक्ता, सुवक्ता, ठीक। अगला प्रश्न है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? देखिए, बात करें सांद्रता की तो सांद्रता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटा के विलायक का द्रव्यमान गुना के 100, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला सांद्रता का? विलय का द्रव्यमान, इसको डायरेक्ट बनाते हैं, रुकिए। देखिए विलय का द्रव्यमान कितना है? विलय के द्रव्यमान की बात करें तो मिल क्या रहा है? विलय मतलब जिसका संख्या, जिसका मात्रा कम हो वो विलय है, तो विलय का मात्रा कितना हो जाएगा? 50 ग्राम, तो ऊपर चला जाएगा विलय मतलब 50 बटा के विलायक की मात्रा। विलायक का मतलब क्या होता है? मतलब सॉरी, विलायक बोल रहे हैं, विलयन। विलयन का मतलब होता है विलायक प्लस विलय। विलायक का होता फॉर्मूला होता है विलायक प्लस विलय। विलयन मतलब विलायक प्लस विलय। तो विलायक क्या है? 450, विलय क्या है? 50, तो विलायक का वैल्यू क्या हो जाए? 450 प्लस 50 मतलब कि 500, गुना के 100 कर देंगे तो कट जाएगा, और 5 से 10, इसका आंसर आ जाएगा 10%। तो सांद्रता कितना हो जाएगा? 10%, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट जो है, वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक होता है, जैविक उर्वरक। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान कीटों से संबंधित है, साधारण सी बात है। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो है नरेंद्र कपानी है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा से उत्पन्न होता है? देखिए, 1 ग्राम यूरेनियम जितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा तो कितना ग्राम जो है, या फिर कितना वजन कोयला उतना उसके बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4.5 टन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ऊर्जा 4.5 टन कोयला करेगा ना, उतना ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ हो जाएगा इसका, लीला सेठ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? देखिए, सबसे हल्की धातु के बारे में पूछ रहा है तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम हो जाएगा, लिथियम, सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। अगला प्रश्न, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, पटना जो है गंगा के किनारे स्थित। जैसे गंगा की चर्चा हमने पहले भी किया था। गंगा क्या है कि उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उसका उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर गुजरती है, और फिर बिहार के बीचों बीच जो है 12 जिला से होकर गुजरती है, 12 जिला से होकर, ठीक है। और 12 जिला से गुजरने के बाद फिर झारखंड के साथ सीमा लगाती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ती है, एक जो है उत्तर दिशा की ओर चलती नीचे चली जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग हुगली बोलते हैं, ठीक है। और एक जो है पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, जिसको हम लोग
भागीरथी नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। भागीरथी नाम से आगे बढ़ के जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जो है उसको पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र आके मिलती है तो फिर उसको हम लोग मेघना कहते हैं, और और ये जो है मेघना नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। प्रश्न कर रहा है कि पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। प्रश्न है कि राम विलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो राम विलास शर्मा को जो है निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। इस तरह से हमने 5वें सेट का 50 प्रश्न कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बाकी कोई समस्या हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इन सब के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है द एग्जाम सिंडिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।